MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ठीक, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में 9 है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 12 है और चौथे में 14 है। इस प्रकार से इन चारों में से जो खा ऑप्शन है 16 वही सही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल प्रणाली को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों में से जो सही उत्तर है वो का है, ब्रह्मपुत्र, सादिया, धुबरी। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा 1936। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से 1936 वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। आगे हम चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? और परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है, परिवहन सवारियों तथा वस्तुओं के ढोने के क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। इस प्रकार अगला, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पाइपलाइन परिवहन सुगम, कम खर्चीला, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल है। पाइपलाइन बिछाना श्रम साध्य है तथा इसकी क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं। इस प्रकार आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझ? ठीक, या कह लीजिए संचार से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर इस प्रकार है, तथ्यों, समाचारों और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने को संचार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विवेचना करें। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का संचालन करके तथा इंडियन राष्ट्रीय वायु परिवहन का संचालन करके अपना अपना योगदान प्रकार। आगे चलते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। पहला है स्थल परिवहन, जिसमें पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग। और नेक्स्ट है वायु परिवहन। वायु परिवहन
में भी दो भाग हैं। पहला है राष्ट्रीय वायु परिवहन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। और इस प्रकार से अगला है जल परिवहन। जल परिवहन में भी दो भाग हैं, जिसमें पहला है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है महासागरीय जल परिवहन। इस प्रकार और आगे हम लोग देखेंगे कि परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या कह लीजिए परिवहन के साधनों के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक में हम देखेंगे कि परिवहन के साधनों का विकास निम्नलिखित भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है धरातल की बनावट, मैदान, पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। दूसरा है सघन जनसंख्या, विशाल नगरों की अवस्थिति। और तीसरा है विकसित उद्योग तथा विक्रय केंद्र। इस प्रकार अगला कारक है आर्थिक कारक, और इसमें देखेंगे कि परिवहन के साधनों के विकास पर निम्नलिखित आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है कृषि उत्पादन की दृष्टि से संपन्न देश, खा है उद्योग तथा व्यापार के केंद्र, गा है खनिज संपन्न। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। अगला है राजनीतिक कारक। परिवहन के साधनों के विकास पर निम्नलिखित राजनीतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है देश तथा राज्यों की राजधानियाँ, दूसरा है प्रशासनिक इकाइयाँ तथा केंद्र, और तीसरा है छावनी तथा सामरिक महत्व। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें। आइए देखते हैं पाइपलाइन परिवहन से लाभ। पाइपलाइन परिवहन से लाभ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है यह परिवहन क्षेत्र की नवीन उपलब्धि है, जिसका वर्तमान में विशेष महत्व है। नेक्स्ट है पाइपलाइनें जल एवं स्थल दोनों जगह समान रूप से बिछाई जा सकती हैं। और नेक्स्ट है पाइपलाइन परिवहन गैस और तेल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सबसे सस्ता, सुरक्षित और सुगम साधन है। इस प्रकार से नेक्स्ट है उत्तर भारत में मथुरा, बरौनी, पानीपत जैसे स्थानों पर या आसपास कहीं भी खनिज तेल उपलब्ध नहीं है। इन तेल शोधक कारखानों का विकास पाइपलाइन परिवहन के कारण ही संभव हो सका। इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे पाइपलाइन परिवहन से हानियाँ। आइए देखते हैं पाइपलाइन परिवहन की प्रमुख हानियाँ इस प्रकार है, जिसमें पहला है पाइपलाइन का प्रयोग सीमित तथा निश्चित स्थानों तक ही किया जा सकता है। और नेक्स्ट है पाइपलाइन एक बार बिछाने के बाद इसकी क्षमता को घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है। और नेक्स्ट है भूमिगत पाइपलाइन में रिसाव हो जाने पर उसका पता लगाना तथा उसकी मरम्मत करना कठिन होता है। आगे है पाइपलाइन केवल तरल पदार्थों का ही परिवहन कर सकती है। और नेक्स्ट है पाइपलाइन परिवहन की सुरक्षा करना कठिन कार्य है। इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर इस प्रकार है भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका। आइए देखते हैं। भारत एक विकासशील देश है, उसके आर्थिक विकास के लिए सड़कों का महत्व इस प्रकार है। पहला है सड़कें राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला हैं। कृषि, उद्योग एवं व्यापार का विकास इन्हीं पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है सड़कें कृषि को यंत्र, खाद तथा बीज प्रदान कर उसका पोषण करती है, जबकि कृषि उत्पादों को
कारखानों तक पहुंचाकर उन्हें संचालित कराती हैं। नेक्स्ट है, सड़कें राष्ट्र में उद्योगों के फैलाव को बढ़ावा देती है, जिससे राष्ट्र का संतुलित विकास संभव होता है। और नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन एवं बीमा बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में सड़कों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। और नेक्स्ट है, सड़कें अतिरिक्त माल को खपत के केंद्रों तक ले जाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगाती है। और नेक्स्ट है, सड़कें ही कश्मीर का सेब, मुंबई तथा नागपुर का संतरा दिल्ली ट्रकों के द्वारा पहुंचाती हैं। और नेक्स्ट है, सड़कें श्रमिकों के आवागमन में सहायता बनकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराती है। इस प्रकार आगे देखेंगे, सड़कें रेल मार्ग, वायु मार्ग एवं जल मार्गों तक यात्री एवं माल पहुंचाकर उनका पोषण करती है। नेक्स्ट है, सड़कें बिजली, टेलीफोन तथा पानी के नलों को स्थापित कराने में सहायक। नेक्स्ट है, सड़कें पर्यटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है। और आगे देखेंगे कि सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रचार के साधनों को गांवों तक पहुंचाकर वहां सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करती है। और इस प्रकार आगे देखेंगे कि सड़कें प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग तथा वितरण में सहायक होती हैं। और नेक्स्ट है, सड़कें प्रशासन को चलाने में सहायक होती हैं। और इस प्रकार से नेक्स्ट है, सड़कें अकाल, दुर्भिक्ष तथा भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव कार्य के लिए कार्यकर्ता पहुंचाने में सहायक होती हैं। और इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि सड़कें युद्ध के समय सैनिकों एवं अस्त्र शस्त्रों को सीमा तक पहुंचाकर राष्ट्र की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस प्रकार से हम सारांश में कह सकते हैं कि सड़कों ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। भारत के आर्थिक विकास के लिए सड़कों के संदर्भ में जे बेंथम के शब्द उल्लेखनीय हैं। सड़कें किसी देश की धमनियाँ और सिराएं हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक सुधार रूपी रक्त का परिभ्रमण होता है। और इस प्रकार से सड़कों ने भारत के सर्वांगीण विकास के द्वार खोल दिए और भारत के लिए सड़कों के महत्व को प्रोफेसर देशपांडे ने इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है कि भारत जैसे विशाल देश में जो अपने क्षेत्र और यातायात के साधनों की विभिन्न आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, सड़कें यातायात का महत्वपूर्ण साधन। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि सड़कों के माध्यम से भारत में कृषि उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के विकास हेतु स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोल दिए गए हैं। और इस प्रकार से अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक निम्न में से कौन पहुंचाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, का उत्पादक, खा व्यापारी, गा सरकार, घा परिवहन। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो पहले का घा दिया है, जिसे हम परिवहन कह सकते हैं। और इसका उत्तर इस प्रकार है कि वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक
निम्न में से परिवहन पहुंचाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सड़कों द्वारा निम्न में से कितने प्रतिशत यात्री तथा कितने प्रतिशत भार का परिवहन किया जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो दूसरे का का है। ठीक, यो दूसरे का का है। और इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं कि भारतीय सड़कों द्वारा निम्न में से 85% यात्री तथा 70% भार का परिवहन किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन निम्न में से किसका है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का महात्मा गांधी, खा बाल गंगाधर तिलक, गा है सरदार पटेल और घा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो तीसरे का है। अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, उत्तरी नार्थन रेलवे का निम्न में से मुख्यालय कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं। का गोरखपुर, खा कोलकाता, गा दिल्ली, घा इलाहाबाद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है गा दिल्ली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तरी नार्थन रेलवे का निम्न में से मुख्यालय वो दिल्ली है। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, कोंकण रेलवे निर्माण उद्यम में निम्न में से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? और इसका उत्तर इस प्रकार है। 5वें का खा है कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोंकण रेलवे निर्माण उद्यम में निम्न में से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का प्रथम प्रसारण टेलीकास्ट निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है छठे का गा 1959। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न का प्रथम प्रसारण या कह लीजिए टेलीकास्ट निम्न में से 1959 में प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा हुआ है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का चेन्नई, खा दिल्ली, गा हैदराबाद, घा मुंबई। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है 7वें का गा हैदराबाद। निम्नलिखित में से हैदराबाद नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का भोपाल में, खा नागपुर में, गा इलाहाबाद में, घा मुंबई CST में। और इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है 8वें का घा है मुंबई। इस प्रकार हम कह सकते हैं सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST में अवस्थित है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।